सो हम लोग इस चैप्टर में नॉन टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स के करेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर आपका 7 and 8। ओके, इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ी कर देती हूँ, विजिबल रहेगा आपको। ओके, सो अब ठीक है। सो नाउ अब इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन नंबर करेंगे 111। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 311 से। ओके, सॉरी 1111 है ना। ओके 111। ओके, so the current assets, so non-current asset register show a carrying amount for non-current asset of 85,600 and the ledger account include a cost balance of 185,000 and accumulated depreciation balance of 55,000. Which of the following statement may explain the discrepancy? Okay, so हमारा क्या है, पहले हम लोग एक नॉन करेंट एसेट रजिस्टर के लिए वो कर लेते हैं एंड दूसरा एक लेजर के लिए। ठीक है, सो नॉन करेंट एसेट्स रजिस्टर, ठीक है, यहाँ नॉन करेंट एसेट रजिस्टर हो गया एंड एक हो गया हमारा लेज़र, नॉन करेंट एसेट लेजर। सो यहाँ लिख देती हूँ NCA लेज़र। सो नाउ इसका बैलेंस क्या दिया हुआ है आपको, दैट इज़ कैरिंग अमाउंट है आपका, कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको 85,600। ओके एंड इसका कैरिंग अमाउंट हम लोग को पता करना होगा बिकॉज कॉस्ट पता है 185,123 एंड यू हैव ऑल्सो गिवन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज़ 55,000। सो what is the answer, 185 minus 55 करो, you will get 130,123 as a carrying amount। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस कुछ आ रही है। सो डिफरेंस अमाउंट कितनी है, सो दोनों में डिफरेंस अमाउंट कितनी है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सो DIFFERENC, सो डिफरेंस कितना है हमारा 130,000 आपका लेज़र का है एंड 85,600 आपका रजिस्टर का है। सो नाउ यू हैव ए 4400। ओके, सो 4440। अब बताइए एक मिनट, अब यहाँ पे इतना अमाउंट या फिर प्लस करोगे तो जाके 130,000 होगा। ठीक है, और या फिर जाके इधर हम लोग माइनस करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। या फिर आपको ये नॉन करेंट एसेट रजिस्टर में जाके प्लस करोगे 44,400, तब जाके आपका कैरिंग अमाउंट मैच करेगा नॉन करेंट एसेट लेजर दैट इज़ 130,000 से। या फिर आप यहाँ से माइनस करोगे 44,400, तब जाके आपका जो कैरिंग अमाउंट लाइक 85,600 आएगा। सो हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, ऐसा जो मतलब लाइक स्टेटमेंट में से दिया हुआ एक ऑप्शन जो हमारा आंसर पता करेगा। सो नाउ अब ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहती है, ओमिशन ऑफ एडिशन ऑफ ए लैंड कॉस्टिंग 30,000 फ्रॉम लेजर अकाउंट एंड ओमिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द रजिस्टर cost 25600 and accumulated depreciation at a disposal of 11200 11,200 means। सो ओमिशन ऑफ एडिशन लैंड मतलब यहाँ पे ओमिट कहाँ पे हुआ, लेजर में। एडिशन ऑफ लैंड कॉस्टिंग, आपने मतलब लैंड ऐड किया, तो ऐड किया तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 30,000। उसके बाद में आपने इधर आपने ओमिस्ट किया डिस्पोजल, कुछ ऐसे डिस्पोज किया। ठीक है, और उसका कैरिंग अमाउंट क्या था आपका निकालना पड़ेगा 25600 माइनस करना होगा आपको 11200। ठीक है, तो अब ये देखो ये तो अमाउंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस होगा, डिस्पोज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। हाँ, प्लस हो रहा है ना, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, हम लोग को चाहिए प्लस या माइनस। यहाँ ऊपर हम लोग देखा ना, यहाँ पे हम लोग को चाहिए प्लस या फिर माइनस। सो नाउ ये ऑप्शन नहीं होगा, सो ऑप्शन बी देखते हैं। बी में क्या कहता है, ओमिशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट अपवर्ड बाय 16,600
and depreciation charge 20,000 from the ledger account and omission of a disposal of an asset with a carrying amount from the register. सो आपने डिस्पोज किया एसेट मतलब माइनस होगा, वो ओमिट हो चुका है रजिस्टर से, तो माइनस करेंगे यहाँ से. एंड और आपने क्या बोलता है रिवैल्यूएशन सरप्लस किया मीन्स ऐड होगा, जो कि हमारा वो भी हम लोगों ने ओमिट कर दिया है, और डेप्रिसिएशन चार्ज वो भी ओमिट कर दिया है. तो दोनों क्या बोलते हैं, ये आपका प्लस होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेप्रिसिएशन चार्ज को माइनस होगा. सो ये माइनस आया फिर से एंड प्लस भी आया, सो हमारा ये आंसर भी नहीं है. सो सी नंबर अगेन द ओमिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट फ्रॉम द लीजर अकाउंट. ओके, आपने एसेट डिस्पोज किया कहाँ से, लीजर अकाउंट से, वो ओमिट कर दिया है. इट मीन्स हम लोग कुछ घटाएंगे लीजर के बैलेंस माइनस करेंगे. एंड उधर क्या बोलता है आपको एन ओमिशन ऑफ एडिशन ऑफ लैंड कॉस्टिंग 30,000 फ्रॉम द रजिस्टर. सो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, तो हमारा ये आंसर है क्योंकि प्लस माइनस ही हम लोग को चाहिए था. सो आवर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आप चाहो तो वो बैलेंस अमाउंट डाल के भी देख सकते हो, नो इशू एट ऑल. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर. सो 112 क्या कहता है, Lowry bought an asset on a 1st January 20X4 for 235,000. He has depreciated it at a 30% using reducing balance method. On 1st January 2007, Lowry revalued the asset to 37. What the accounting entry should the Lowry post to record the revaluation? Okay, so अब हम लोग इधर देखते हैं एसेट कब बॉट किया था. सो पहले एसेट बॉट किया कब, कॉस्ट कितना है पहले उसका कॉस्ट है 235,123. अब कब ब्रॉड कब किया है, ऑन 1st January 20X4 को. उसके बाद में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 30% की. सो वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 30%. और सो हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं. डेप्रिसिएशन क्या हम लोग कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं. ठीक है, कैरिंग अमाउंट. ओके, सो कैरिंग अमाउंट के लिए कॉस्ट कितना है 25,000 इंटू. अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे. एंड उसके बाद में क्या बोलता है आपका 30% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज है, रेस्ट ऑफ 70% आपका कैरिंग अमाउंट है, तो 70 कर लेंगे इंटू. अब देखो 2007 में जाके आपका रिवैल्यूएशन हुआ है, मतलब आपने X4 में परचेज किया 2004 में, 2004, 2005, 2006 3 साल यूज़ किया, तो 3 बार 70 करो आप 70. ओके, एंड उसके बाद डिवाइड बाई 100 भी कर दो सब में. ठीक है, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में लगा देती हूँ, दैट विल बी गुड. सो ये हो जाएगा परसेंटेज एंड परसेंटेज. सो आप निकाल लो कितना आता है आपका कैरिंग अमाउंट. सो 235,000 सॉरी, इट वाज आवर कॉस्ट एंड 70 divided by 100. So we have a 80605 as a carrying amount. So अब accumulated depreciation कितना हो जाएगा, सो कॉस्ट कितना 235,123 माइनस करेंगे 80605. सो हमारा कितना आ जाएगा, सो 154395. सो अब जॉर्नल एंट्री पास करते हैं. सो पहले सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालना बाकी रह गया. सो रिवैल्यूएशन सरप्लस अब हम लोग निकालेंगे. रिवैल्यूड अमाउंट कितना है आपका 300,000 एंड माइनस करेंगे कैरी अमाउंट 80605. सो कितना आ जाएगा, सो वी हैव 219,395. ओके, सो नाउ NCA नॉन करेंट एसेट्स. ठीक है, डेबिट करेंगे. देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
उसको भी डेबिट करेंगे एंड देन रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करेंगे, उसका अमाउंट 2,19395। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम लोग को है, वो कितना दिया हुआ है 154,395। ठीक है, अब आप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस कर दो, 219,395 माइनस 154,395 जो आपका 65,000 आ जाएगा करेंट एसेट। ओके 65123। ठीक है, सुनाओ, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सुनाओ, अब क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं, 113 पे। 113 पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन करेंट एसेट रजिस्टर। सो ओके, it is an alternative name for the non-current asset ledger account. It is a list of a physical non-current asset rather than their financial cost. It is schedule of planned maintenance of non-current asset for use by a plant engineer. It is schedule of the cost and other information about each individual non-current assets. So हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, so 140 number. The plant and equipment account in the record of C company for the year in 31st December 2006 is as follow. Okay, so what should be charged for depreciation in C company statement of profit or loss for the year in 31st December 2006. Okay, so depreciation charge फाइंड करनी है और क्या बोल रखा है, सीको की पॉलिसी है तो चार्ज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन 20% पर ईयर ऑन प्रो डाटा बेसिस। ओके, सो नाउ ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो आया ना, उसमें से कुछ डिस्पोजल हो रही है 960123 माइनस डिस्पोजल कितनी की हुई 84,000 की। इस पे हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, फुल ईयर का चार्ज लगेगा, इसमें प्रोपोर्शनल नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास एसेट है ना एट द ईयर इन तक, सो वी विल चार्ज 20%। ठीक है, तो कितने आ जाएंगी, आप 960123 माइनस करो 843 देन डिवाइडेड 5, सो यू विल हैव 175200 एज डेप्रिसिएशन। ओके, एंड उसके बाद में डिस्पोजल हुआ है उस पर भी हम चार्ज करते हैं। ठीक है, सो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो तो सही रहेगी ज़्यादा। ओके हाँ ओके, सुनाओ, अब डिस्पोजल पे कितना लगाते हैं, डिस्पोजल। ओके, डिस्पोजल की अमाउंट कितनी दी हुई है हम लोग को 84,000। ठीक है, इस पे 20%। एंड अब देखो हमारा ईयर एंड कब है 31 दिसंबर, डिस्पोज कब हुई सितंबर को, तो ईयर स्टार्ट कब होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 9 महीना हमारे पास था वो एसेट्स। सो 9/12 करेंगे, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 84,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो वी हैव ए 12600 डिस्पोजल पे। अब नाउ जुलाई में परचेज किया क्योंकि कैश रिकॉर्ड हुआ है, सो कैश ही डालते हो वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। सो कैश वाले पे कितना लगेगा 48,000 का हम लोग ने परचेज किया, इस पर भी 20% लगेगा डेप्रिसिएशन। और जुलाई में आया तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का हो गया। सो 6 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 4800। सो आप ऐड करो 192,600, ये हमारा आंसर आएगा जो डिप्रेशन चार्ज फॉर द ईयर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, ये 14 ही था सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 114 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहती है,
Okay, so on 1 January 2007, Jet company purchased an item of plant, then voice showed cost of plant, delivery to plant, 1 year warranty covering breakdown. Modification to the factory building costing 2200 were necessary to enable the plant to be installed. What amount should be capitalized for the plant in Jet company accounting record? Okay, तो हम लोग पहले कॉस्ट लेंगे प्लांट का कॉस्ट कितना है 48,000. ये थोड़ा वो हो गया. ओके, सो उसके बाद में डिलीवरी चार्ज ही जोड़ते हैं हम लोग. डिलीवरी चार्ज कितना है? डिलीवरी चार्ज है 400 लेंगे. 1 year वारंटी कवरिंग नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा क्या बोलते हैं रीअकरिंग एक्सपेंडिचर है. फिर से हम लोग को 1 year वारंटी का वो 1 year वारंटी कवरिंग ब्रेकडाउन वो हम लोग नहीं चार्ज करेंगे, वो रिकरिंग नेचर का है. सो इसके बाद में हम लोग मॉडिफिकेशन डालेंगे, दैट इज़ वन टाइम एक्सपेंस. मॉडिफिकेशन कितना का होगा 2200. सो ऐड कर दो, कितनी आएंगी 48,000 प्लस 400 प्लस 2200, सो 50600 आएगा. हम लोग ने बस वारंटी एक्सपेंस नहीं लिया क्योंकि वो हमारा रिकरिंग नेचर का है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है. और ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसको कैपिटलाइज नहीं करना होगा. सो हमारा आंसर यही होगा. ओके, सो 116 क्या कहती है? Okay, non-current asset was purchased at the beginning of the year for 2400 and appreciated at 20% per annum using the reducing balance method. At the beginning of the year for it was sold for 200. What was the profit or loss on disposal? Okay, so आपने परचेज किया, ठीक है, एसेट्स. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम लोग को डेट नहीं दिया हुआ है, बस हम लोग यहाँ पे डालते हैं कॉस्ट. सो कॉस्ट कितना है एसेट का? ओके, सो कॉस्ट है हमारा दैट इज़ 2400. ओके, डेप्रिसिएशन अब निकालते हैं. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. डेप्रिसिएशन, सो इससे बेटर है डेप्रिसिएशन से हम लोग कैरिंग अमाउंट निकालें जो उस टाइम किया था हम लोग ने. सो कॉस्ट हमारा 2400 है और हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे अगर 20% हो रही है, इसी भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये ट्रिक अप्लाई करना कैरिंग अमाउंट निकालने का. तो हमारा 80% क्या होगा? हमारा आपका 80% हो जाएगा कैरिंग अमाउंट. और कितने साल यूज़ किया? 3 साल यूज़ किया क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द 4 ईयर में हम इसको सोल्ड आउट करें. तो इंटू 80% इंटू 80%. सो कितनी आ जाएगी कैरिंग अमाउंट हमारी? सो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 1228.8. ठीक है, अब डिस्पोज कितने पे किए हो? 1200 पे. तो मतलब कैरिंग अमाउंट ग्रेटर है आपका किससे? डिस्पोजिट से. जो आपने जितना सेल किया उससे ग्रेटर है. इसका मतलब क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ है. सो लॉस कितने का हुआ है? अब माइनस करो. कैरिंग अमाउंट था 21228.8 एंड माइनस करो 1200 पे आपने डिस्पोज किया है. सो कितना आ जाएगा? 28.8 का लॉस, जो ऑप्शन सी है हमारा, सॉरी बी. वो सी वाला प्रॉफिट है आपका, सी हो बी होगा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 117. ओके, so a business non-current asset had a carrying amount of 125,000 and asset which has a cost 12,000 was sold for 9,000 at a profit of 2,000. What is the revised carrying amount of non-current assets? Okay, so एसेट का कॉस्ट कितना था आपका? कॉस्ट नहीं, कैरिंग अमाउंट. ठीक है, सो कैरिंग अमाउंट आपका एट द स्टार्ट में इतना था सेल करने से पहले, दैट इज़ 125,000. एंड देन यू सोल्ड एन एसेट जिसका कॉस्ट था 12,000 और सोल्ड हुआ 9,000 में, प्लस प्रॉफिट था 2,000. तो कैरिंग प्रॉफिट जब हो रहा है इट मीन्स कैरिंग अमाउंट कम होगा सेल प्रॉफिट से. सो 9,000 प्लस 2,000 करेंगे, 11,000 आ जाएगा हमारा कैरिंग अमाउंट. 11,000 कैरिंग, सॉरी व्हाट आई सेड, सॉरी आई मीन माइनस करेंगे 7,000 आ जाएगा हमारा कैरिंग अमाउंट. ठीक है, क्योंकि सेल प्रॉफिट ज़्यादा होगा कैरिंग अमाउंट तभी हमारा प्रॉफिट आया है. तो 9,000 सेल प्रॉफिट है तो हमारा कैरिंग अमाउंट 7,000 होगा. तो 7,000 यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे. डिस्पोजल इक्वल टू 7,000.
तो हमारा क्या आ जाएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, आप माइनस कर लो 125 में से, तो हमारा आ जाएगा 118,123, जो ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 118 करते हैं। W company brought a new printing machine from abroad. The cost of machine was 80,000. The installation costed 5,000. Employee received training on how to use the machine at the cost of 2,000. Before using the machine to print customer order, pre-production safety testing was undertaken at the cost of 1,000. What should be cost of machine in the statement of financial positions? Okay, so machine का cost पूछ रहा है। तो मशीन का कॉस्ट था आपका, मशीन का कॉस्ट ओरिजिनल 80,000 था। उसके बाद में इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, हमारे बुक में भी दिया हुआ है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो कितना है हमारा, दैट इज़ 5,000। ओके, सो नाउ उसके बाद में एम्प्लॉय रिसीव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। एंड उसके बाद में प्री प्रोडक्शन सेफ्टी टेस्ट लिया गया, इसके लिए भी हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, प्री टेस्टिंग, दैट इज़ ऑफ 1,000, और कुछ नहीं ना है। ओके, सो कितना आ जाएगा, 86,000 हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 119, a non-current asset was disposed for 220 during the last accounting year. It had been purchased exactly 3 years earlier, 5,000, with a residual value of 500, and had been depreciated on reducing balance basis at 20%. What was the profit or loss on disposal? Okay, so हमारे पास कॉस्ट है एसेट की, ठीक है, कॉस्ट कितनी है, फॉर 5,000, और ये इसको डेप्रिशिएट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। सो हमारा रेसिडुअल वैल्यू हम लोग यूज़ नहीं करते, रेसिडुअल वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के केस में यूज़ नहीं करते, बिकॉज रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे हमारा एसेट का वैल्यू जीरो नहीं होता एक पॉइंट पे आके, हम लोग को क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट कैरिंग अमाउंट या फिर आते रहता है कैलकुलेट करने पे। सो रिड्यूसिंग बैलेंस में हमारा कॉस्ट कैरिंग अमाउंट पे लगता है, उसलिए हम लोग रेसिडुअल वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। सो नाउ हम लोग एक काम करते हैं, कैरिंग अमाउंट पता कर लेते हैं। तो कैरिंग अमाउंट 5,000 था हमारा कॉस्ट, तो 20% हमारा डेप्रिसिएशन है, तो 80% हमारा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। तो कितना, 3 साल यूज़ किया, सो 80% इंटू नहीं हो रही क्या, 80% इंटू 80, फिर अगेन 80। ओके, सो कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी हम लोग के पास, सो 2560 आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। एंड हम लोगों ने डिस्पोज कितने में किया है, 220 में, तो यानी कि हमारा अगेन कैरिंग अमाउंट ग्रेटर है आपका प्रॉफिट से, दैट मीन्स हमारा लॉस होगा। और उसके बाद तो माइनस करो लॉस निकालने के लिए, कितना आएगा, हम लोग कैरिंग अमाउंट कितना हमारा 2560, और प्रॉफिट कर रहे हैं 220 में, 2200, सो माइनस, सो 360 का हमारा लॉस, ऑप्शन ए। 120 नंबर करते हैं। सो एट द ईयर एंड इज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, Tanner company had the following non-current asset. What will be the value of revaluation surplus if revaluation is accounted for? Okay, so कॉस्ट ओके, हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का कितना पे हुआ है वो दिया हुआ है। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस हम लोग कैलकुलेट करना है, तो पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या कॉस्ट कितना है, 10.4 मिलियन, एंड माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज 0.12 मिलियन। सो कितनी आ जाएगी हमारे पास कैरिंग अमाउंट, so we have it 10.28 मिलियन। ठीक है, अब ना रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। रिवैल्यूड कितने पे हुई है, रिवैल्यूड हुई है 15 मिलियन पे, माइनस करेंगे 10.28 मिलियन जो हमारा कैरिंग अमाउंट था। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4.72 मिलियन। ठीक है, इतना रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट। सो 121 नंबर,
Which of the following should be accounted for capital expenditure? Okay, cost of painting a building, ये हमारा रिकरिंग नेचर का, ये कैपिटलाइज नहीं होगा, सो ए इज़ नॉट इनकरेक्ट. रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन विंडो इन ए बिल्डिंग, ये भी हमारा रिकरिंग है. ए परचेज ऑफ ए कार बाई ए कार डीलर फॉर रीसेल, ये भी हमारा, आप कार रीसेल करने के लिए परचेज कर रहे हो तो वो हमारा इन्वेंट्री हो जाएगा. ठीक है. लीगल फी इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, येस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ये हमारा रिकरिंग नेचर का नहीं है, सो ये हमारा कैपिटलाइज होगा. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 122 नंबर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहती है? आपको परचेज ए कार फॉर 12,000 ऑन अप्रैल 20x1 विच वर डेप्रिसिएटेड एट 20% each year straight line assuming no residual value. आपको policy to charge a full year depreciation in the year of purchase, no depreciation in the year of sale. The car was traded for replacement vehicle on 1st August 20x for an aggregate figure of 5,000. What was profit or loss on disposal of the vehicle for the year in 31st December 20x4? तो ईयर इन 31st दिसंबर 2004 है, तुम्हारा स्टार्ट क्या हो जाएगा? जनवरी 2004. सो हम लोग ये पहले बना लेते हैं. ठीक है. स्टार्ट ईयर एंड एंड ईयर. तो स्टार्ट कब हो रही? 1 जनवरी को होगा. 20x6 है, 4 है. एंड एंड कब होगी? 31st दिसंबर 20x4. ठीक है. अब हम लोगों ने परचेज किया कार को. ठीक है. तो कॉस्ट क्या है? 12,000. कब परचेज किया? ऑन 1 अप्रैल. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेप्रिसिएशन गाइस, सो बी केयरफुल विद द डेट. 20x1 को परचेज किया. ठीक है. सो क्वेश्चन ये कह रहा है आपको फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी जब आपने परचेज किया, लेकिन जिस साल में आप सेल कर रहे हो उस ईयर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे. सो हम लोग पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. और पहले स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. डेप्रिसिएशन इक्वल टू हमारा कॉस्ट 12,000 है एंड हम लोग स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, सो वो भी नो रेसिडुअल वैल्यू 20%. सो कितना आ जाएगा आपका? 2400 आएगा. तो ये हमारा किस साल के लिए हुआ? ये हमारा हुआ 20x1 के लिए. ठीक है. ओके, ये हमारा 20x1 के लिए हुआ. और 20 अब स्ट्रेट लाइन पे चार्ज हो रही है तो सेम होगा. तो ये अगेन हमारा 20x2 के लिए हो गया. सो अगेन डेप्रिसिएशन सेम रहता है उसमें कि 20x3 के लिए हो गया. अब 20x4 में आके उसने सेल किए ना, कब? 1 अगस्त 2004 को. 2004 का हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे. सो कैरिंग अमाउंट पता करते हैं हम लोग. अब कॉस्ट था हमारा 12,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लो. ये पूरा इसको पूरा ऐड करोगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 7200. ओके. तो ये अब माइनस करेंगे 7200, तो हमारा कितना आ जाएगा कैरिंग अमाउंट? सो हमारा आ जाएगा 4800. हम लोग ने सोल्ड नहीं किया है, बस पार्ट एक्सचेंज मतलब रिप्लेस किया है, जिसका इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू जो हम लोग एसेट में बेचा है ना उसका वैल्यू 5000 दिया है. तो हमारा प्रोसीड ग्रेटर है आपका कैरिंग अमाउंट से. इट मीन्स क्या है? प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट कितना है? प्रोसीड हुआ है आपका 5000 में और कैरिंग अमाउंट 4800 मात्र था, तो हमारा 200 का प्रॉफिट हो रही है. डी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है. तो 223 नंबर करते हैं. ओके. सो at 31st September 20x2 following balance exists in the record of Lambda company plant and equipment cost accumulated depreciation. During the year in 31st September 20x3 the plant with the written down value of 37,000 was sold for 49,000 and plant had originally cost 80,000. Plant purchased during the year cost 180,000.
It's lambda company policy to charge the full year depreciation in the year of acquisition in the asset, not in the year of sale, using a rate of 10% on a straight line basis. What is the carrying amount should appear in the lambda company statement of financial portion at 30 September 2023 for the plant and equipment. Okay, पहले स्टार्ट एंड ईयर देख लेते हैं. स्टार्ट इतना है. अब 30 सितंबर हमारा ईयर एंड है, तो स्टार्ट कब होगा? अक्टूबर. तो 1 अक्टूबर 20x2 हो जाएगा स्टार्ट. ईयर हो जाएगा 30 सितंबर 20x3. ठीक है. अब हम लेजर बनाते हैं कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का. ठीक है. सो कॉस्ट का NCA का कॉस्ट का लेजर ये. सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है हमारा? देखो आप उसको ये सितंबर 20x2 का बैलेंस दे रहा है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस होगा अक्टूबर का. 1 अक्टूबर 20x2 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. सो कितना है कॉस्ट? 860123. ओके. सो उसके बाद क्या बोलता है? ड्यूरिंग द ईयर इन 31 सितंबर 20x3 प्लांट विथ रिटर्न वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ 37,000 वर सोल्ड फॉर 49,000. सो प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 था. 80,000 का डिस्पोज किया हम लोग ने. 80,000 गया. उसके बाद प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट 180,000. अब नया प्लांट भी परचेज किया तो कैश कितना आएगा? 180,123. and after that full year depreciation in the okay 10% basis. ओके. सो इतना है. हम लोग यहाँ से कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं. टोटल निकालो. कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट कितना है? 160,123 प्लस 180,123. सो नाउ ये आ जाएगा हमारा टोटल 104,0123 एंड माइनस 80,000 करो. सो यू विल हैव कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 961234. ठीक है. इसको बोल्ड करो. 104,0123. ठीक है. अब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं. ओके. सो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट इधर रहेगा. ओके. सो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट इधर रहेगा क्रेडिट साइड में. सो कितना है ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट हमारा? 397,123. ठीक है. और इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का चार्ज करना कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मैं ऊपर कैलकुलेट कर लेती हूँ. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन इस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड पे. सो ब्रॉड फॉरवर्ड पे कितना चार्ज होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग. ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट हमारा 861212 माइनस 80,000 करेंगे. इस पर पूरे साल का चार्ज लगेगा. ठीक है. उसके बाद ये हो जाएगा कितना? 80,000 7 8. ओके सॉरी इस पर परसेंटेज रखा ही नहीं. परसेंटेज 10%. ओके. सो 78,000 होने के 780,000 का 10% लेंगे हम लोग. सो हो जाएगा 78,000 आया आपका डेप्रिसिएशन जो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट पे है. ठीक है. डेप्रिसिएशन. ठीक है. तो इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 78,000. ठीक है. उसके बाद परचेज किया उस पर भी डालेंगे डेप्रिसिएशन. या फिर आप डायरेक्ट ना एक काम करो, इसको छोड़ो. आप ऊपर जो निकाले हो ना रिवाइज कॉस्ट आई मीन सॉरी कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट, वहीं से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो. इसको हटा देती हूँ. जाओ. या ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो. जैसे भी करो आपका आंसर एक ही आएगा. सो डेप्रिसिएशन हम रिवाइज अमाउंट पे वो ऊपर कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कैलकुलेट किया उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ईजी हो जाएगा.
सो 961234 का 10% लेंगे, तो आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 96000। ओके ठीक है। अब हम लोग डिस्पोज किए हैं उसका तो माइनस करना होगा, ठीक है। डिस्पोजल का हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो हम लोग को कॉस्ट भी दिया है एंड कैरिंग अमाउंट दिया है, ठीक है, तो वहाँ से निकलेगा। कॉस्ट कितना था उसका 80,000 एंड कैरिंग अमाउंट था 37,000। तो कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 43123। तो कितना आ जाएगा, ऐड इसको टोटल करो, 493123। तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, 451234। ये हमारा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट हो जाएगा। सो नाउ कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है, तो हमारा कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना है कॉस्ट का 961212 एंड माइनस ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना है 451234। सो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 510123। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सो ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ 124 नंबर क्या कहती है, वन ट्वेंटी नंबर कहती है 124 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डेप्रिसिएशन। इट मीन्स द स्प्रेडिंग ऑफ पेमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, नो। इट डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, नो। इट मीन्स स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एग्जैक्टली। सो हमारा सी हो जाएगा आंसर। सो 125 नंबर on 1 January 20x8 Wooten had a building in his book value which cost 500,000 with a carrying amount of 405,000. On 1 July 20x8 the asset was valued at 600,000. Wooten wishes to include the valuation in his book. Wooten accounting policy is to depreciate building at a rate of 2% on a straight line basis. What was the depreciation charge included in the statement of profit or loss for the year in 31st December 20x8? Okay. सो हम लोग 125 नंबर करते हैं अब। 125 ने स्टार्ट एंड इंड, स्टार्ट ईयर कब है, ईयर इंड हमारा 31 दिसंबर 2000x8, तो स्टार्ट होगा 0 जनवरी 20x8 टू 31 दिसंबर 20x8। सो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था एट 1 जनवरी में, ओके। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला है कितना होगा, तो बिल्डिंग का कॉस्ट था हमारे पास आपका 500,000, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं 2%। तो डेप्रिसिएशन 1 साल का निकालते हैं पहले, ठीक है, डेप्रिसिएशन 1 साल का निकालते हैं, ठीक है। सो आपका 500,123 इंटू 20% कर 2% करो, सो आपका आ जाएगा 10,000, isn't it? सो ओके। और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, कैलकुलेट करना होगा। सो कोई नहीं, कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को। सो 500,000 माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड, सो कैरिंग अमाउंट 05123। सो कितने आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 512 माइनस 405123, सो 95,000 आ रही है। सो इट मीन्स ये कितने साल हुआ, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने साल का है? हमारा 9.5 ईयर्स टाइम यूज हो चुका है। सो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा? रिमेनिंग लाइफ आप 20% को ना ईयर लाइक 2% जो दिया है उसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ 50 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट इज़ 50 ईयर्स हो जाएगा आपका। तो अब रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है। 50 ईयर्स हमारे पास थी, यूज कर चुके 9.5, सो हमारे पास कितना आ जाएगा? सो वी हैव 40.5 ईयर्स रिमेनिंग। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो रिवैल्यू अमाउंट दिया हुआ है उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारा? 600,123 डिवाइडेड बाई 40.5 करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि मैं 9.5 कैसे लेके आई, तो अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 95,000 था, डिवाइड बाई 10,000 कर दो एक ईयर के डेप्रिसिएशन, तो यू विल गेट 9.5। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे है ना, तो इस साल का डेप्रिसिएशन देख लो कितना आता है। और इवैल्यूएशन हुआ है मिड ईयर में, तो हम लोग पूरा 14.5 तो नहीं लेंगे, जस्ट वेट। आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है ऑन 1 जुलाई 20x8 को, मतलब बीच में, तो 6 महीने का आपका डेप्रिसिएशन इसका लेंगे, पहले वाले का डेप्रिसिएशन 10,000 का हाफ लेंगे, क्योंकि 10,000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 6 महीना हुआ है ना, तो 6 महीना तक का डेप्रिसिएशन है ये 6 डिवाइड बाई 12, सो आपका आ जाएगा 5,000। यहाँ से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कितने अप टू, ये डेप्रिसिएशन कब से कब तक है? जैन से लेके जून तक का है, क्योंकि हमारे जुलाई में रिवैल्यूएशन हुई है। एंड उसके बाद आपका 6 मंथ का इधर का निकालना पड़ेगा। सो हम लोग न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन अमाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट कितना है हमारा? 600,123 डिवाइड बाई 40 करेंगे। ठीक है, 40 करने के बाद हमारा आएगा 15,000, और 6 महीने का मुझे लेना है, तो 6 महीने का हो जाएगा, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक का, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहीं पे कर दो इंटू 6/12, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो इक्वल टू 50,000 का 750 आ जाएगा, 750। अब दोनों को ऐड कर दो, आपका टोटल डेप्रिसिएशन वही हो जाएगा 12500। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सो 126 नंबर।
द कार वॉज परचेज बाई ए न्यूज एजेंट बिजनेस इन अ May 20X1 as follows. The business adopted as 31st December as its year end. The car was traded in for replacement vehicle in August 20X5 at an agreed value of 5,000. It was depreciated at 25% annum using reducing balance method, charging a full depreciation in the year of purchase, not in the year of sale. What was the profit or loss on the disposal of the business during the year in 31st December 20X5? सो कार हम लोग का ईयर इंड स्टार्ट कब है? स्टार्ट है ओके जैन है एंड दिसंबर इंड है, ठीक है। यहाँ पे बोला इट्स ईयर इंड इज 31st दिसंबर, ओके। तो कार का कॉस्ट कितना है आपका? 10,000 लेंगे। 150 हमारा टैक्स है जो रिकरिंग नेचर का है वो नहीं लेंगे, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। सो 10,000 यहाँ लेंगे। 10,000 पे हम लोग कैरिंग अमाउंट पर निकालेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और हमारा 25% चार्ज हो रहा है। तो पहले परचेज कब किया है? 20X1 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ और हमारा ईयर एंड कब है? 20X5। तो X5 का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि बोल रखा नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। तो हमारा कितना हो जाएगा कैरिंग अमाउंट? तो यहाँ पे ओके। तो X1 में परचेज किया तो X1 X2 X3 X4 4 साल का लेंगे। तो 75% इंटू 75% इंटू 75%, अगेन एक बार और दबा दो, 75%। सो कितना आ जाएगा कैरिंग अमाउंट? ये कैरिंग अमाउंट है, कॉस्ट नहीं। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैरिंग अमाउंट, ओके। सो ठीक है, दैट इज़ मुझे आया कैरिंग अमाउंट 3164 और कैरिंग अमाउंट सेल्स प्रॉफिट ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट इक्वल टू 5,000 माइनस कर दो 3164। सो आपका कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 1836 का, जो ऑप्शन डी है। सो 127 नंबर, reducing balance method of depreciation non-current asset is more appropriate than the straight line method. In which of the following situation there is a no residual value for the asset? No. The useful life of the asset is not capable of being estimated? No. Asset is expected to be replaced in short period of time? No. The D, yes, ठीक करेक्ट आंसर है कि asset decrease in value in the latter year than in the early use of अर्ली ईयर ऑफ यूज। जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी वगैरह ये स्पेशली व्हीकल्स वगैरह पे ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि एट द स्टार्ट में हम लोग को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और एट द जैसे जैसे टाइम पास होती है उसकी वैल्यू भी घटती जाती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। सो 128 नंबर करते हैं, ठीक है। 128 नंबर क्या कहता है? SSG bought a machine at a cost of 40,000 on 1 January 20X1. The machine had a useful life of 6 years and residual value of 10,000. The machine was depreciated using a straight line basis on monthly basis. At 31st December 20X4, the machine was sold for 15,000. What is profit and loss on disposal? Okay, तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट है 40,000 और हमारा ईयर इंड, ओके ईयर इंड लिख देते हैं, जस्ट वेट, इजी हो जाएगा। स्टार्ट ईयर इंड, सो जनवरी इंडिंग कब दिया? 31st दिसंबर 2004। तो 20X4 हो जाएगा स्टार्ट एंड इन हो जाएगा दिसंबर 20X4। सो अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके सो हमारा 40,000 कॉस्ट था 1 जनवरी को एंड उसमें रेसिडुअल वैल्यू भी था उसका 10,000 और डेप्रिशिएट कर रहे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एंड कितना है 6 ईयर यूजफुल लाइफ है 6। तो क्या आ जाएगा हमारा डेप्रिशिएशन 5,000, ठीक है। एंड उसके बाद में ये परचेज किया था 20X1 में, ठीक है। 20X1 का ये डेप्रिशिएशन है, परचेज उस साल किया था एंड उसके बाद में
जनवरी में परचेज किया तो 20x2 में भी सेम आएगा। डेप्रिसिएशन ये सेम आएगा आपका। ओके, और 20x3 में भी सेम आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमारा सेम ही होगा। ठीक है, ओके। एंड 20x4 में आके वो सोल्ड हुआ है, वो भी दिसंबर में, तो इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। सो 20x4 में डेप्रिसिएशन ये सेम ही होगा। सो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया? 20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, सो नाउ कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट था हमारा 40,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, सो हमारा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 20,000। अब डिस्पोज हो रहा है 15,000 में, तो कैरिंग अमाउंट 20,000 था एंड आपका सोल्ड हो रहा है 15,000। इट मीन्स प्रोसीड आपका कैरिंग अमाउंट आपका ज़्यादा है प्रोसीड से, तो लॉस हुआ। सो लॉस कितने से होगा? 20,000 आपका कैरिंग अमाउंट है, 20,000 एंड 15,000 में सोल्ड कर रहे हो तो 5,000 का आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, सो 128 नंबर देखते हैं। 128 हो गया, 129 देखते हैं। लीजा बॉट ए गिलोटीन फॉर हर फैमिली बिजनेस फॉर 20,000 ऑन जुलाई 20x7 and she expected the guillotine to have a useful life of 10 years and residual value of 500. On 1st July 20x8, Liva revised this estimate and now believes that guillotine to have a remaining useful life of 5 years, no residual value. What is depreciation charge for the year end 30 June 20x9? Question number 129. ईयर स्टार्ट और एंड लिख लेते हैं। स्टार्ट ईयर एंड कब दिया? 30 जून, तो जुलाई 20x8 हो जाएगा आपका स्टार्ट एंड जून 30 जून 20x9। ओके, सो परचेज कब की थी? उसका कॉस्ट क्या था किलोडीन का? 20,000 और ऑन कब? ऑन 1 जुलाई 20x7 मीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इस साल का नहीं, पिछले साल का स्टार्ट में। सो उसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर था, तो पिछले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 20x7 का। ओके, सो डेप्रिसिएशन फॉर 20x7 का, तो अब उसका कॉस्ट 20,000 तो था एंड रेसिडुअल वैल्यू था 500 एंड यूजफुल लाइफ था 10, तो कितनी आ जाएगी आपको डेप्रिसिएशन? 1500? नो 1500 नहीं आएगी, 20,000 में 2,000 कंसिडर कर ली। 20,000 है आपका, सो उसमें से 500 गया, 2010, सो 1950। ठीक है, ये आपका आएगा डेप्रिसिएशन। और उसने 1 जुलाई में 2008 में आके रिवाइज की, तो ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। तो नाउ अब डेप्रिसिएशन 20x8 का होगा। ओके, डेप्रिसिएशन। ओके, सो नाउ अब पहले यहाँ पे कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो कैरिंग अमाउंट अब 2000 में से माइनस कर दो 950। 2000 पहले वही कर लेते हैं, जस्ट वेट मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। ओके, सो कैरिंग अमाउंट होगा 2000 माइनस 950, कितना आ जाएगा? 18050 कैरिंग अमाउंट था।
उसके बाद में अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20x8 के लिए। तो अब पता चला उसका एस्टिमेटेड लाइफ अब 5 साल है विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। तो 18050 डिवाइड बाई 5 करते हैं। तो हमारी डेप्रिसिएशन होगा 3610। ठीक है, 130 नंबर। Following are the information of P company is available for the year in 31st October 20x2. The property cost at 1st November 20x1 estimated depreciation at November x1. On November 20x1, P company revalued the property to 150,000 and P accounting policy to charge depreciation on straight line basis over 50 years on revaluation provide no change the overall useful life, and it has also chosen not to make a annual transfer of excess depreciation on revaluation between the revaluation surplus and retained earning. What should be balanced on the revaluation surplus and retained earning and depreciation charge as shown in the P company financial statement for the year in 31st October 20x2. So पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं अपना स्टार्ट इन ईयर। सो इन होगा 31st अक्टूबर, तो स्टार्ट होगा नवंबर। तो 1 नवंबर 20x1, सो 31st अक्टूबर 20x2। सो हमारा कॉस्ट था, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट स्टार्ट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया और रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है हम लोग को। सो डेप्रिसिएशन, ओके, तो डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करते हैं। जो कॉस्ट था 102,123 डिवाइड बाई 50 ईयर्स था, तो 50 से कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2040। अब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमारा 20400। इट मीन्स 10 ईयर्स यूज हो चुकी है लाइफ। आप देखो 20400 को डिवाइड करोगे 2040 से, तो आपको 10 ईयर्स आएगी। फिर 10 ईयर्स यूज हो चुकी है, सो रिमेनिंग लाइफ करते हैं, रिमेनिंग लाइफ, सो रिमेनिंग लाइफ हो जाएगी 50 माइनस 10 करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 40। 40 ईयर्स बाकी है उसकी। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज करेंगे। सो अब ये प्रॉपर्टी रिवैल्यूड हो चुकी है, सो न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और रिवैल्यूड अमाउंट जो है हमारा 150,123 डिवाइड बाई 40 कर दो। सो यू विल हैव 3750। अब देखो 3750 हमारा, अब ए या बी में से एक आंसर। सो नाउ रिवैल्यूशन सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, रिवैल्यूशन सरप्लस। सो रिवैल्यूड हुआ अमाउंट कितना है आपका 150,123 एंड कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो कैरिंग अमाउंट यहीं पे लिख देती हूँ। सो कैरिंग अमाउंट हमारा कॉस्ट था 102,123 माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट भी आपको 8160 क्वेश्चन में ही है। सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट 181,600, तो क्या आ जाएगा, सो आएगा 68,400। ये ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 130 हो गई और 131 करते हैं। सो 131 नंबर, okay. So a business had a accounting year in 31st March. It purchased a truck on a 1st April 20x3 at the total cost of 21,000, including 1,000 for the 1-year insurance cover. At date of purchase, the truck had estimated useful life to the business of 8 years and the estimated residual value of 3,000. Truck was traded in for replacement vehicle on 31st March 20x8 at an agreed valuation of 10,000. The truck was depreciated on the straight line basis with a pro rata change in the year of acquisition and disposal. Calculate the profit or loss on disposal of the truck. Okay, so year start इन कर लेते हैं पहले।
अब 31 मार्च इन हो रही है तो हमारा स्टार्ट क्या होगा, अप्रैल 1, अप्रैल 20x3, तो इंड कब हो जाएगी, मार्च में 20x4 में। अब नाउ ट्रक परचेज किया था 1 अप्रैल को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसका कॉस्ट था उसका 21,000 ऑन 1 अप्रैल 20x3 में, ठीक है। एंड एट उसका एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया था 8 ईयर्स एंड 3,000 रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 21,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाई 8, कितनी आ जाएगी, तो 2250 आया डेप्रिसिएशन फॉर 20x3। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना प्रो डाटा बेसिस पे क्वेश्चन में बोल रखा है, तो ये हो जाएगा आपका किस ईयर का डेप्रिसिएशन, 20x3 का, ठीक है। और रिप्लेसमेंट में कब गया है वो, मार्च 2008 में, मार्च 2008। तो मार्च 2008 होगा तो उसका स्टार्ट क्या होगा, 1 अप्रैल 20x7 होगा ना, अप्रैल, एंड वो मार्च 2000x8 में गया है, तो ये होगा। तो ओके, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 20x4 के लिए भी सेम डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन वही आएगा। फिर 20x5 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन वही आएगा। 20x5 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वही आएगा डेप्रिसिएशन। 20x6 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 20x7। ओके, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 13512। सो नाउ प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रखा है, तो कैरिंग अमाउंट निकालना होगा। कैरिंग अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट कितना था, 21,000 माइनस 13500 करो, यू हैव 7500 एंड इसको रिप्लेस किया 10,000 में, तो प्रॉफिट आई वेट गाइस, एक मिनट, हाँ, मार्च। ओके, सो व्हाट आई डिड, ये 1000 इंक्लूड नहीं करना था, इंश्योरेंस का था, तो मैंने यहाँ पे गलती की है, इसको करेक्शन करो आप। ओके, अब नाउ बाकी सब वैसे ही होगा। ओके